सारे यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी और अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का हमारी तरफ से शुभकामना। मैं राजाराम राय द इन्फो बूस्ट चैनल की तरफ से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। इतिहास, हिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है और नहीं तो बहुत ही आसान काम है। आइए कोशिश करते हैं पहला वीडियो में कि क्या आप लोग को समझ में आता है। ओके, सबसे पहली बात कि इतिहास का मतलब क्या होता है। नॉर्मल एकेडमिक कॉन्सेप्ट में इतिहास का मतलब लोग समझते हैं कि इति मतलब बीती और हास मतलब कथा का मतलब हो गया इतिहास, लेकिन ये केवल एकेडमिक कोर्सेज तक ही अप्लाई हो पाएगा। जब आप किसी पीसीएस या कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में इतिहास की समझ चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास का मतलब होता है कि हमारा जब वर्तमान और अतीत एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो उसे इतिहास बोलते हैं। इसका मतलब हुआ हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। पहला मतलब हुआ कि इतिहास का मतलब हुआ कि हमारा अतीत एवं वर्तमान एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो उसे इतिहास कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिफाइन करेंगे, हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। हमारा अतीत एवं वर्तमान जब एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो उसे इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, पहला मतलब। फिर इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इतिहास के अध्ययन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन्स टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के अध्ययन का मतलब होता है कि पहला निरंतरता एवं परिवर्तन का अध्ययन। इतिहास का जब आप स्टडी करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। निरंतरता को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड परिवर्तन को बोलते हैं चेंज। यहां मतलब ये हुआ कि जैसे इतिहास को कई खंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो भी काल का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमें खोजना है कि निरंतर चीजें क्या बनी हुई है और परिवर्तन क्या हो रहा है। अब निरंतरता और परिवर्तन का मतलब यहाँ है कि किस चीज में निरंतरता और परिवर्तन खोजना है। तो निरंतरता और परिवर्तन 5 आयाम पर खोजना है, फैक्टर पर खोजना है। पहला है आर्थिक परिवर्तन, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है सांस्कृतिक और पांचवा है धार्मिक। निरंतरता और परिवर्तन के जो तत्व हैं, कंटेंट्स हैं, वो हमें खोजना है आर्थिक परिवर्तन के तौर पर कि आर्थिक निरंतरता और परिवर्तन का जो तत्व है
इतिहास में सोशल साइंस के दृष्टिकोण से वो खोजना हमें आर्थिक परिवर्तन के तौर पर कि आर्थिक रूप से हम कितना डेवलप किए, फिर खोजना है राजनीतिक रूप से हम पॉलिटिकल रूप से कितना विकसित हुए, फिर खोजना है हमें सामाजिक रूप से हम कितना विकसित हुए, फिर खोजना है कि सांस्कृतिक रूप से हम कितना विकसित हुए, फिर हमें खोजना है कि धार्मिक रूप से हमें क्या निरंतर चीजें बनी है और क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं 5 आयामों को गौर से समझना होता है। फिर इतिहास के अध्ययन का मतलब एक और है, जिसे हम कहते हैं कि परिवर्तन व्यापक स्तर पर हो रहा है, व्यापक स्तर पर हो रहा है एवं परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। परिवर्तन व्यापक स्तर पर हो रहा है, चेंजिंग इन ए लार्ज वे एंड चेंजिंग इन ए रैपिडली वे या स्विफ्टली वे। मतलब परिवर्तन जो है व्यापक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और परिवर्तन बहुत ही तेज गति से हो रहा है। इन्हीं चीजों को हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि सारा साइंस आप समझ सकते हैं, लेकिन अब एक बात और थोड़ा सा हमें बताइए आप लोग कि साइंस और सोशल साइंस में क्या अंतर होता है। साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस में क्या अंतर होता है। साइंस का अपना एक थ्योरी है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चलता है, लेकिन सोशल साइंस का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। सोशल साइंस का सिद्धांत है कि आपको आर्थिक मूल्यांकन करने होंगे, आपको राजनीतिक मूल्यांकन करने होंगे, आपको सांस्कृतिक मूल्यांकन करने होंगे, आपको धार्मिक मूल्यांकन करने होंगे। मतलब 5 फैक्टर को आपको इवैल्यूएशन स्तर पर लाना होगा और इसका कोई अपना थ्योरी नहीं होता है। जैसे जैसे समाज का परिभाषा वैसा ही होता है जैसे आप देते चले जाते हैं। तो एक चीज और समझ लीजिए कि सोशल साइंस में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। सोशल साइंस को समझना सबसे टफ काम है। तो सोशल साइंस में सबसे पहली बात है, इस बात पर बल दिया जाए कि सोशल साइंस कहते कैसे किसे हैं। तो सोशल साइंस का मतलब है, सोशल साइंस का मतलब है कि जैसे साइंस अपना एक थ्योरी से चलता है, उसी प्रकार से सोशल साइंस समाज का एक थ्योरी है कि जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो एक फिलोसोफर अरस्तु ने बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें और जानवर में अंतर केवल सामाजिकता का है। जैसे हम एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जानवर सामाजिक प्राणी नहीं होता है। उसका अपने रहने, उसके अपने लाइफ स्टाइल है, और हम लोग जो मनुष्य जगत में रहने वाले लोग हैं, उसके अपने अपने रहन सहन के तरीके हैं। तो सोशल साइंस में दो चीजों, सोशल साइंस को समझने के लिए 2 चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि 2 चीज समझिए। पहला चीज है कि भौतिक और विचारधारा। भौतिक और विचारधारा में क्या अंतर होता है। तो दुनिया का वह हर एक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, मान ली जिसे हम छू सकते हैं, वी कैन टच, उसे भौतिक कहते हैं। वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं। और विचारधारा का मतलब होता है ओनली वी कैन फील, वी कैन फील। इसी को अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग विषय में, अलग अलग रूप में पढ़ाया जाता है। इसी को बोलते हैं मूर्त और इसको बोलते हैं अमूर्त। मूर्त का मतलब हो गया टेंजिबल,
टेंजिबल और इसका मतलब हो गया इनटेंजिबल। अब इस चीज को समझिए कि भौतिक और विचारधारा में क्या अंतर होता है। ताजमहल का निर्माण वैचारिक स्तर पर शाहजहां की सोच थी, लेकिन ताजमहल जो आज दुनिया देख रही है वो भौतिक हो गया। मतलब भौतिक और विचारधारा एक दूसरे का अनुसरण करता है। भौतिक और विचारधारा एक दूसरे का अनुसरण करता है। भौतिक और विचारधारा मतलब भौतिक का मतलब हो गया कि जिसे आप केवल छू सकते हैं, उसमें सजीव भी शामिल हो सकता है, उसमें निर्जीव भी शामिल हो सकता है। लेकिन विचारधारा को केवल आप महसूस कर सकते हैं, ओनली यू कैन फील। जैसे ताजमहल का बनाया जाना वैचारिक स्तर पर फीलिंग सबसे पहले सोच आई शाहजहां के दिमाग में कि मैं अपने बेगम को एक गिफ्ट उपहार के रूप में संसार के सामने देता हूं। लेकिन ताजमहल जो बनकर तैयार हुआ वो भौतिक हो गया। उसी प्रकार से सोशल साइंस में समस्या क्या है समझना कि कभी भी भौतिक चीजों में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन विचारधारा में होता है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से पृथ्वी वैसा ही है, लेकिन वैचारिक स्तर पर जैसे जैसे परिवर्तन आते जाता है वैसे वैसे हमारा मतलब समाज का परिभाषा बदलता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भौतिक में नो चेंजिंग होती है, चेंजिंग हमेशा विचारधारा पर होती है। और अभी तक हमने पढ़ते और पढ़ाते अनुभव किया है कि अभी तक पूरे विश्व में 3 ही सिस्टम आए। आदिकाल से लेकर अभी जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है, 3 ही सिस्टम अभी तक डेवलप हो पाए। सबसे पहला सिस्टम आया जिसे आप बोलते हैं राजतंत्र, फिर एक कॉन्सेप्ट चला करीब करीब 1850 तक। इसके बाद आया लोकतंत्र, जब हमारे पास ब्रिटिश आए, जब हमारे देश में या पूरे विश्व में 300 देशों को उन्होंने गुलाम बना रखा था साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो फिर एक सिस्टम आया 1850 के बाद लोकतंत्र के बाद अब जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है 21वीं सदी के बाद, जिसे बोलते हैं निर्देशित लोकतंत्र। अब इस चीज को थोड़ा सिस्टम को समझिए। सिस्टम ही सब कुछ करता है। सिस्टम कौन डेवलप करता है? विचारधारा के स्तर पर। भौतिक चीजें हमेशा स्थिर होती है। अभी जितने भी आप डायनेस्टी पढ़े हैं, आप उठा लीजिए मगध का उत्कर्ष, मगध के बाद मौर्य आएंगे, मौर्य के बाद मौर्योत्तर आएगा, मौर्योत्तर के बाद गुप्त आएंगे, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आएंगे, इसके बाद सामंतवाद भारत में आ जाएगा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगी, फिर मुगल वंश आ जाएगा, फिर ब्रिटिश आ जाएंगे भारत में। व्यापारिक स्तर पर भारत और ब्रिटिश के बीच में जो संबंध है 3 स्तर पर है। पहला व्यापारिक रिलेशन है, दूसरा प्रशासनिक रिलेशन है, तीसरा राजनीतिक रिलेशन है। ठीक है, वो हम डिटेल में जब इतिहास को खोलेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन 4 खंडों में किया जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और विश्व का इतिहास। तो वो अलग टॉपिक पर आएगा। सबसे पहले हम समान तौर पर एक ओवरव्यू आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक और अधैतिहासिक के बाद जो इतिहास की शुरुआत हुई, उसमें एक सिस्टम आया, लोगों ने डेवलप किया कुछ डायनेस्टी जो बहुत ही ख्याति प्राप्त की इतिहास में। नाम और तंत्र में क्या होता था कि एक राजा हुआ और उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। अपनी इच्छा को वह समाज में थोप देता था, एक तरह से माना जा सकता है कि थोप देता था। मौर्य वंश में क्या है, एक चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाया और उसने अपनी एक डायनेस्टी स्थापित की, वंशावली की प्रणाली स्थापित की, और उसने क्या किया, अपनी इच्छा को पूरी प्रजा के सामने आगे लाया। यानी
राजतंत्र में क्या होता है कि अपनी जो इच्छा होती है, राजतंत्र की जो इच्छा होती है, राजतंत्र मतलब हो गया कि राजा का तंत्र, सिस्टम ऑफ किंगडम, सिस्टम ऑफ किंगडम। इसमें क्या होता है कि राजा की जो इच्छा होती है, किंग्स की जो इच्छाएं होती थी, वो उन्हें आम प्रजा में थोप दी जाती थी। इसके बाद जब इस व्यवस्था से कुछ लोगों में जागृति आई, पढ़ लिख कर थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ, थोड़ा सा जागृति आई दिमाग में, राजनीतिक जागृति आई कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि केवल एक ही व्यक्ति समाज में शासन कर सकता है। तो इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेवार थे। तो सबसे पहले तो विश्व इतिहास में हमें टॉपिक पढ़ना है, जिसको आप पुनर्जागरण के रूप में पढ़ते हैं, फिर पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन में पढ़ते हैं, और उसी जागृति के बाद पूरे विश्व में एक और नया कॉन्सेप्ट आया जिसे ब्रिटिश भी सीखे, और ब्रिटिश ने लोगों को समझाया और सिखाया। क्योंकि हम जब ब्रिटिश के संपर्क में आए तभी हम बहुत कुछ सीखे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रिटिश के संपर्क में आते तो आप बहुत कुछ सीख जाते। जब तक आप अगला व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करेंगे, चाहे कांटेक्ट किसी भी स्तर से हो सकता है, तब तक आप नई बात सीख ही नहीं सकते हैं। आज जैसे जीपीएस सिस्टम का जमाना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम चल रही है, तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट है। उस समय में लोग इंटरनेट से परिचय नहीं थे, तो लोग मैनुअल वे में कांटेक्ट कर लेते थे। तो होता था क्या कि लोकतंत्र में क्या हुआ कि जब अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 में, जब अमेरिका ने राजनीतिक गुलामी ब्रिटिश से प्राप्त की, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उनका एक बहुत ही सफल नेता थे जॉर्ज अब्राहम लिंकन। उन्होंने बोला कि ऐसा राजतंत्र का सिस्टम केवल एक व्यक्ति के लिए सफल है, और लोकतंत्र का जो सिस्टम है सारे पब्लिकों के कल्याण के लिए है। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित नारा दिया, स्लोगन दिया विश्व के सामने, जिसे बोला जाता है टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। टू द पीपुल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल। टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल। मतलब शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए, और लोगों के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। जैसे आज हम लोग लोकतंत्र में क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि चुनाव आता है, हम लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। ये मत की काउंटिंग होने के बाद क्या होता है कि हम लोग चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हैं। चुनाव आयोग जैसा नियम बनाती है, नियमावली बनाती है, उसके अनुसार आप पालन करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करके अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बढ़ावा देते हैं। वैसे में क्या होता है, आप उन्हीं लोगों को चुन सकते हैं जिसे आप मतलब चाहते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा संभव नहीं था। राजतंत्र का मतलब था कि अपनी वंशावली प्रणाली को अगला प्रजा के सामने थोप दी जाती थी। चाहे आप जबरदस्ती थोप दें या लोग खुद स्वीकार कर लें, दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप किसी के ऊपर डायरेक्ट थोप सकते हैं कि नहीं मैं ही प्रभावशाली हूं, या खुद लोग एक्सेप्ट कर स्वीकार कर लें। तो राजतंत्र में ऐसा था, दोनों बात लागू होती थी। कई राजा अच्छे कैरेक्टर के थे, जैसे अशोक से खुद लोग एक्सेप्ट कर लिए। अकबर एक अच्छा शासक बन के उभरा। तो कई शासक ऐसे थे जिनको लोग आम जनता खुद पसंद करती थी, तो एक्सेप्ट कर लेते थे। और कई राजा ऐसे होते थे डायनेस्टी में जिन्हें जबरदस्ती थोप दी जाती थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अपने साम्राज्यवादी नीति को माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कई जगहों पर, जब उसकी पूरे सल्तनत काल का इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी कई जगह पर जबरदस्ती प्रजा को अपनी राजतंत्र की पॉलिसी थोप देता है। एक और आपने नाम सुना होगा, बलबन, लॉ और रक्तता की नीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने डायरेक्ट घोषणा कर दी कि या तो
मेरी शासन व्यवस्था के को मानो, नहीं तो फिर तलवार के दम पर आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करें, जबरदस्ती आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं बाय फोर्सली। उसी प्रकार से लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र थोड़ा सा राजतंत्र से विकसित कॉन्सेप्ट है, एक वैचारिक स्तर पर विकसित कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आम जनता, जैसा अब्राहम लिंकन ने कल्पना की है या सोची थी कि टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल होना चाहिए। शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जनता के लिए होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता से शासित शासन होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि थोड़ा सा इससे मतलब लोगों में राहत की सांस आई कि आप आम जनता भी मत का प्रयोग करके सत्ता को विकेंद्रीकृत कर सकता था। मतलब एक और कॉन्सेप्ट समझ रहा था, एक होता है सत्ता का केंद्रीकरण, और एक होता है विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब संसद में जो लोग बैठे हुए हैं और जो आम पब्लिक यहां नीचे जो बैठी हुई है, अगर पूरी शक्ति, पूरी पावर, कानूनी जिसे पावर बोलते हैं, पावर कई टाइप का होता है, तो पूरी पावर संसद में निहित होगी, यानी भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वो चीज लागू करवा देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। सत्ता का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। हम अपनी पावर्स के लिए पार्लियामेंट पर डिपेंड हो गए। लेकिन अगर यही संसद आम जनता पर, चुनाव के टाइम में यही होता, चुनाव के टाइम में क्या होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। 5 साल के बाद होता क्या है कि जैसे चुनाव नजदीक आता है, जानता है कि अगर हमने कार्यभार 5 साल में अच्छा नहीं किया, अब लोग क्या करते हैं कि जनता को फिर प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी ओर खींचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और एक कॉन्सेप्ट वहां नजर आता है। यानी अगर छोटे छोटे पावर के लिए संसद हमारा आम जनता पर निर्भर है, तो इसका मतलब हो गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले भारत के स्तर पर लाने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। उन्होंने ही आर्टिकल नंबर 40 में, अनुच्छेद नंबर 40 में स्पष्ट घोषणा की कि भारत गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास संभव है ही नहीं। 80% जनसंख्या भारत में निवास करती है, भारत के गांवों में निवास करती है, 20% जनसंख्या शहर में निवास करती है। तो अगर आपको एक रेशियो दे दिया जाए कि 80% का विकास करना जरूरी है या 20% का, यानी अगर 80% हम विकसित करेंगे तो अपने आप 20% लोग तो विकसित हो जाएंगे। आखिर शहर में कौन लोग रहते हैं जो इकोनॉमिकल स्तर पर विकसित है, तो फिर उनको विकसित करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस बात की बात की कि लोकतंत्र भारत के कॉन्सेप्ट में लाया जाना चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए जिसे बोला जाता है पंचायती राज सिस्टम। उस चीज को भी पॉलिटिकल सिस्टम में बताएंगे कि कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। उसमें लोकतंत्र में 3 कॉन्सेप्ट है भारत के स्तर पर। भारत के स्तर पर क्या कॉन्सेप्ट है कि एक है सबसे पहले केंद्रीय पावर, केंद्रीय सत्ता, फिर है राज्य स्तर, राज्य सत्ता। इसका हेड पीएम एंड प्रेसिडेंट होता है, इसका हेड सीएम एंड गवर्नर होता है, और एक होता है पंचायती राज सत्ता। इसका हेड मुखिया एंड सरपंच। केंद्रीय लोकतंत्र में अभी भारतीय कॉन्सेप्ट के अनुसार अलग अलग देश का अलग अलग भौगोलिक परिवेश है, जियोग्राफिकल परिवेश पर भी प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा डिपेंड करता है। तो भारतीय कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो भारतीय कॉन्सेप्ट में केंद्रीय सत्ता में सबसे हेड होता है प्रधानमंत्री, इसके बाद प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कानूनी मामलों के हेड होते हैं, जबकि राजनीतिक मामलों के हेड पीएम होते हैं। इसके बाद बीच की जो कड़ी है राज्य सत्ता है,
जिसमें सबसे हेड राजनीतिक स्तर पर सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और कानूनी मामले में सबसे हेड गवर्नर होते हैं, जिन्हें राज्यपाल बोला जाता है। इसके बाद पंचायती राज सिस्टम आता है, जिसका राजनीतिक पावर मुखिया के हाथ में होता है, जबकि कानूनी पावर सरपंच के हाथ में होता है। तो होता क्या है कि सत्ता का अगर माना जाए कि कैसे कैसे शासन व्यवस्था चलती है, तो सबसे हेड में सेंट्रल है, इसके बाद राज्य है, स्टेट है, स्टेट, पंचायत, केंद्रीय पावर के बीच की कड़ी, केंद्रीय पावर और पंचायत के बीच की कड़ी स्टेट। क्योंकि भारत का भौगोलिक विस्तार इतना लंबा है और इतनी लंबी जनसंख्या को भारत देख रहा है कि अगर इसका बंटवारा भौगोलिक स्तर पर छोटे छोटे खंडों में नहीं किया जाएगा तो सही तरीका से प्रशासनिक ढांचा को निर्मित नहीं किया जा सकता और शासन व्यवस्था भी चलाना मुश्किल होगा। मुश्किल इस मामले में होगा कि छोटे छोटे खंडों में भारत को बांट करने से क्या होगा कि अलग अलग स्टेट जिसे फिलहाल में बांट दिए गए हैं। तो अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई बच्चों को यह भी नहीं समझ में आता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो राज्य का मतलब होता है जिसमें चुनाव प्रणाली के द्वारा आम जनता अपने वोटों का इस्तेमाल करके अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिसका शासन व्यवस्था डायरेक्ट भारत के प्रेसिडेंट के माध्यम से चलाया जाएगा। अब भारत के राष्ट्रपति अपनी तो शासन व्यवस्था में वहां करने जाएंगे नहीं, तो अपनी तरफ से एक बिचौलियों को या एजेंट को नियुक्त कर देते हैं। वो किसी टाइप का व्यक्ति हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, कोई मतलब कमांडेंट ऑफिसर हो सकता है, या कोई मतलब जो उन्हें लगे कि अच्छा व्यक्ति है, कानूनी मामले का अच्छा जानकार है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। वो सीधे भारत के राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्ति दी जाती है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ स्थिति क्या है कि भारत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार बैठी हुई है और बीच की जो कड़ी है स्टेट है, राज्य की कड़ी है, और जो सबसे निम्नतम कड़ी है वो पंचायत की है। अभी हमने तुरंत बताया कि भारत में जो पंचायती राज सिस्टम आया वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने सफल बहस किया, जिनका नाम पूरा विश्व जानता है, वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि भारत गांवों का देश है, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, 20% जनसंख्या शहर में निवास करती है। इसका मतलब हो गया कि हम 80% जनसंख्या को जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक पूरे भारत का विकास नहीं संभव है। इसलिए पंचायती राज सिस्टम को लाया गया। और आज 21वीं सेंचुरी के दौर में कई पंचायतें अच्छा काम करके दिखा रही, जिनका नाम अलग अलग टाइप से पेपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पढ़ने को मौका मिल जाता है। अब आइए, ये तो लोकतंत्र हो गया। अब 21वीं सेंचुरी का एक नया कॉन्सेप्ट आया, निर्देशित लोकतंत्र। तो निर्देशित लोकतंत्र क्या था? निर्देशित लोकतंत्र का मतलब हुआ कि अब जैसे हम लोग आम जनता भोले भाले लोग हैं, हम लोग इस उम्मीद पर किसी व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं कि वो मेरा 5 साल में अच्छा से विकास करेगा, मेरा भला का ख्याल रखेगा, मेरा गुडविल का ख्याल रखेगा, हम हमारे लिए जो भी योजना लाएगा, हमारे लिए जो भी मतलब काम करेगा, हमारे आम जनता के हित में होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। व्यक्ति कहा जाता है कि मानव को मस्तिष्क कब चेंज हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहा जाता है कि सब चीज दुनिया में सारा चीज को पढ़ा जा सकता है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क को और मनुष्य के मन और मस्तिष्क को नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे अभी चुनाव के टाइम में तो आराम से हम लोग उस अगला को विधायक बना देंगे, मुखिया बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन होता क्या है, बनाने के बाद उनमें एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड क्या होता है? आप सोचते हैं कि चलो अब 5 साल के बाद ना जो देखा जाएगा, तो उनमें राजतंत्र का कॉन्सेप्ट आने लगता है। अंदर वैचारिक स्तर पर कई जगहों पर ऐसा उदाहरण देखा गया है कि मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि सर आपने क्या किया, वो लोग
किनारा करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप मीडिया से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब आपने सही काम नहीं किया। अगर आपने सही काम किया होता तो लाइट में बात को रखते कि देखिए मैंने ये योजना लेकर आया था और ये योजना आपके सामने रख दिया। लेकिन कई जगहों पर कई ऐसे स्टेट हैं, न्यूज में कई बार ऐसा खबर सुनने को मिल जाता है। राजतंत्र राजस्थान में ही मैंने 1-2 बार देखा वीडियो। एक बार मैं खुद देख रहा था न्यूज को और एक वहां का कोई शायद विधायक था, उन्होंने मीडिया की बात को इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मीडिया से आप दूर जा रहे हैं। मीडिया से दूर आप क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब आप में खुद कमी है। आपने जिस वादे के साथ कुर्सी को पर बैठा था, उस वादे से आप वहां पर उस वादा को आप निभा नहीं पाए। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने, जैसे अमेरिका और यूरोप ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब यह होगा कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जिसमें कई टाइप के लोग शामिल होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या दार्शनिक, फिलोसफर, सामाजिक शास्त्री और भी कई टाइप के लोग होते हैं इसमें, जो मतलब जिनको गहरी समाज की समझ होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे लोगों ने बहस करना शुरू किया है 21वीं सेंचुरी के बाद। अभी प्रतियोगिता दर्पण तक 1-2 जगह पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं, क्योंकि कोई भी विचारधारा एक बार पहले आती है और उसको लागू होने में कम से कम 500 बरस, 1000 बरस भी लग जाते हैं। ऐसा रियली क्या होता है कि कोई भी चीज बात उठी, उसको पहले समर्थन मिला, फिर उसके बाद फिर कुछ समर्थन मिला, इसके बाद धीरे धीरे करके समय दर समय अपने आप को जगह बना लेता है। तो 21वीं सेंचुरी में एक नया बहस अब शुरू हो गया है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के माध्यम से कि अब लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाना चाहिए। तो इसके जगह पर अब क्या लाया जाना चाहिए? इसके जगह पर लाया जाना चाहिए निर्देशित लोकतंत्र। तो निर्देशित लोकतंत्र क्या है कि जैसे हम लोग सरकारी जॉब में जाते हैं, किसी भी जॉब में जाते हैं, तो हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा डिपार्टमेंट का काम होता है वैसा ट्रेनिंग का पीरियड होता है। तो जो भी हम नेता लोगों का चुनाव करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, पहले प्रशिक्षण दिया जाए कि आप किस कार्य के लिए यहाँ बने हुए हैं, किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद उनको जगह पर बैठाया जाए। यानी कि जिसका चुनाव हम करते हैं, जिस राजनेता का चुनाव करते हैं, उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इसके बाद उनको जगह पर काम करने के लिए भेजा जाए। जैसे आपने विधायक चुन लिया, तो विधायक को प्रॉपर ट्रेनिंग टाइमिंग होनी चाहिए, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, जो भी क्राइटेरिया एक डिसाइड की जाए सिस्टम के तहत। इसके बाद तो उससे क्या होगा कि उन लोग जिस वादा के साथ आते हैं वो उस वादा को कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए एक चीज और नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। इतिहास में एक चीज समझिए, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहास 3 खंडों में अभी तक नजर आया, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक का मतलब हुआ कि मानव ने गतिविधियां की। अब मानव का मतलब यहाँ आदि मानव से, क्योंकि उस समय आदि मानव कहीं हम लोग वंशज हैं, आगे का जनरेशन है, तो आदि मानव ने जो गतिविधियां की उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हमारे पूर्वज आए, जन्म लिए, बीच में का जो गतिविधि होता है, खाना पीना रहना, इसके बाद मर गए, डेड कर गए, उनका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। लिखित विवरण कौन रखते हैं? इतिहासकार लोग रखते हैं। इतिहास का जब अन्वेषण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो वहां पर पता ही नहीं चलता है कि आखिर आदि मानव ने कौन कौन सी गतिविधियां की। तो इस वर्ग का जो अध्ययन किया जाता है उसको रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल में। मतलब मानव की जो गतिविधियां थी, एक्टिविटीज थी, एक्टिविटीज में आता है खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। उसका कोई लिखित विवरण नहीं है।
देयर इज नो रिटेन ऑर्डर, उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे बोला जाता है प्रागैतिहासिक। लेकिन अधैतिहासिक उसे बोलते हैं कि जिसका मानव की गतिविधियों का लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन लिखित विवरण जो रिटेन ऑर्डर में विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, उसे पढ़ने में इतिहासकार समर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि उसमें का जो लिपि था, भाषा को क्रमबद्ध लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो लिपि होता है। तो लिपि जो है भाव चित्रात्मक बन के आती है। तो भाव चित्रात्मक में समझ में नहीं आता कि किसके लिए क्या संकेत है, यानी ये भी उलझा हुआ है, आदि ऐतिहासिक काल भी उलझा हुआ है। ये मतलब मानव की गतिविधियों का लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। कौन पढ़ेंगे? हमारे इतिहासकार पढ़ेंगे, इतिहासविद पढ़ेंगे, हिस्टोरियन पढ़ेंगे, और कौन पढ़ेगा? साधारण लोगों को तो पढ़ने की बात समझ में आती नहीं है। और ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि मानव की गतिविधियों का लिखित विवरण है और उसे इतिहासकार आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे बोला जाता है ऐतिहासिक। फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए, प्रागैतिहासिक काल का मतलब हुआ कि मानव की गतिविधियों का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। अब लिखित विवरण जब उपलब्ध है ही नहीं, तो उसे इतिहासकार पढ़ेंगे कैसे? फिर इसके बाद आज ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि जिसका लिखित विवरण है, लेकिन उसे पढ़ने में इतिहासकार समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में उदाहरण के तौर पर रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसकी लिपि भाव चित्रात्मक बताई जाती है। इसके बाद ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि जिस मानव की गतिविधियों का लिखित विवरण है और उसे पढ़ने में इतिहासकार समर्थ है, उसे ऐतिहासिक घटना बोला जाता है। अब आइए यहां से शुरुआत करते हैं क्रमबद्ध ढंग से। एक चीज और रिमाइंड कर लीजिए, पहले हम लोग टॉपिक पर को शुरुआत करने से पहले कि भौतिक और विचारधारा में अभी तक आप लोग को अंतर समझ में आया या नहीं? क्योंकि मैं कोई बुकिस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी टेक्स्ट बुक के माध्यम से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी समझ आप लोग को तक पहुंचा रहा हूं। इस चीज को समझ जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सोशल साइंस को नहीं समझ पाएंगे, बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। एक पढ़ने का दो तरीका है, एक रट जाना, एक समझ जाना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक तो सिविल सेवा क्लियर करना मुश्किल है। पीटी अगर हो भी जाएगा तो मेंस नहीं हो पाएगा। अगर मेंस हो भी जाएगा, फिर भी इंटरव्यू में जो लोग बैठे होते हैं पीछे से, उन लोग भी अपने आपको जज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपकी कहां तक सोचने का लेवल है, थिंकिंग लेवल क्या है। तो जब तक आप में समझ विकसित नहीं होगा तो सिविल सेवा के बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिएगा। उससे अच्छा होगा कि जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर लें। ठीक है, तो भौतिक और विचारधारा का मतलब अभी मैं फिलहाल नहीं समझा दे रहा हूं, लगातार क्लास चलेगा, मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, छोड़ते जाऊंगा, धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। एक क्लास में कभी क्लियर नहीं हो सकता है। तो भौतिक का मतलब हो गया कि दुनिया का हर एक वो वस्तु जिसे हम लोग छूते हैं, और विचारधारा का मतलब हुआ कि दुनिया का हर एक वो वस्तु जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की सोच थी, लेकिन जामा मस्जिद जो आज दुनिया देख रही है वो हो गया भौतिक, लेकिन शाहजहां की जो वैचारिक सोच थी, विचारधारा के स्तर पर सोच थी, वो हो गया विचारधारा। तो इसी को सोशल साइंस में 9वां 10वां तक पढ़ा जाता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और, अभी तुरंत हमने बताया ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो अभी दुनिया देख रही है, जो सामने नजर आ रहा है, वो क्या है? ताजमहल क्या है? मूर्त है। लेकिन ताजमहल का वैचारिक सोच किसका सोच है? शाहजहां का। तो हो गया विचारधारा, वो हो गया अमूर्त। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजिबल, इनटेंजिबल।
अच्छा, दूसरी बात, अभी भारतीय संसद जो आप देख रहे हैं फिलहाल में, भारतीय पार्लियामेंट जहां भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं और भी कैबिनेट के मंत्री बैठते हैं, तो ब्रिटिशों के द्वारा बनाया जाना, जो उनके दिमाग में एक सोच आई, दिमाग आया, तो उसे बोला जाता है, विचारधारा जो आया ब्रिटिश के दिमाग में, वो हो गया सोच। क्या बनाने के लिए? पार्लियामेंट, तो आपका पार्लियामेंट क्या हो गया, संसद क्या हो गया, जो खड़ा नजर आ रहा है वो हो गया आपको, जैसे संसद हो गया, भारत का राष्ट्रपति भवन हो गया, रेलवे का विकास हो गया, ये सब जो चीजें आप देखते हैं वो सब हो गया भौतिक। लेकिन इसको बनाने में जिस तकनीक का, जिस थ्योरी का, जिस सोच का जरूरत पड़ी, वो सब चीज शामिल हो जाएगा विचारधारा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास चलते जाएगा हम खुद समझाते चले जाएंगे, पर हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे साथ लगातार चलने के लिए, एक टीचर अच्छा वही होता है, या तो स्टूडेंट को समझा दे, नहीं तो फिर अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब उसमें टीचर की क्वालिटी नहीं है, क्लियर सी बात है। तो हमें समझने के लिए लगातार कम से कम 5-6 वीडियो के साथ लगातार आपको बने रहना होगा, क्योंकि बहुत ही डीप टॉपिक है। यूपीएससी जेपीएससी का जो सिविल सेवा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। बहुत बुक पढ़ते हैं लोग, 1,000 बुक पढ़ जाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है। पता चलेगा कि लास्ट में केवल आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी दिमाग में रखे हुए हैं, लेकिन समझ आप में विकसित हुई नहीं। समझ विकसित करना है, धीरे धीरे आपको उसके साथ जोड़ना होगा। तो समझ विकसित करने के लिए यहीं पर आपको समझना होगा कि भौतिक और विचारधारा में क्या अंतर होता है। इस चीज के साथ जब तक आप न्याय नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अब आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि, और एक बात और याद रखिएगा कि परिवर्तन कभी भी भौतिक चीजों में नहीं होता है, परिवर्तन हमेशा विचारधारा में होता है। पृथ्वी जब से बनी है तब से स्थिर है। ये अलग बात है कि सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी मंडल पर जो लोग रह रहे हैं, स्थल मंडल, जिसे पृथ्वी भी 2 मंडलों पर बटी हुई है, जल मंडल, स्थल मंडल। 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो स्थल मंडल पर जितने भी हम लोग वनस्पति जगत और प्राणी जगत रह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि परिवर्तन कभी भी विचारधारा में होता है। परिवर्तन कभी इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन कभी भौतिक चीजों में नहीं होता। भौतिक चीजें में परिवर्तन नहीं होता इसके, क्योंकि भौतिक चीजें स्थिर होती है। ये भूगोल का कॉन्सेप्ट है कि परिवर्तन भौतिक चीजों में होती है कि सर कभी कभी ज्वालामुखी कैसे आ जाता है, कभी कभी चक्रवात कैसे आ जाता है, तो ये भूगोल का विषय है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका रूप परिवर्तन हो रहा है, वो तो फिर वो उसी जगह पर स्थिर हो जाती है। तो सोशल साइंस खास करके इतिहास को समझने के लिए 2 चीज समझिए कि विचारधारा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन कभी भौतिक नहीं होता है। अब यहाँ एक और, अभी तुरंत हम लगातार क्लास ले रहे हैं तो समझिए, हम 3 सिस्टम बताए। पहला सिस्टम बताया राजतंत्र, फिर बताया लोकतंत्र, फिर बताया निर्देशित लोकतंत्र। तो आप देख रहे हैं कि भौतिक चीज पृथ्वी स्थिर है, लेकिन जैसे जैसे आम जनता जागृति नहीं लेती है, जब तक आम लोगों में राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आता है, तब तक लोग राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों में बौद्धिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, अब्राहम लिंकन ने उसको और प्रमोट किया, समाज के सामने लाया, अमेरिका के सामने लोगों को दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइंस दिया कि नहीं, शासन व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया, विश्व प्रसिद्ध नारा दिया, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। शासन व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता से शासित होना चाहिए और जनता के लिए शासित होना चाहिए। इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट फेलियर होते जा रहा है, असफल होते जा रहा है, अनसक्सेसफुल। अब लोगों ने अमेरिका, जिसे आप यूएसए कहते हैं, जो पूरे विश्व को लीड कर रहा है, नेतृत्व दे रहा है, लीडिंग पॉइंट पर बैठा हुआ, तो उसने घोषणा की कि उसने और यूरोप महाद्वीप के कंट्री के देश के वासियों ने घोषणा की कि नहीं, वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, लोकतंत्र भी सही नहीं है, लोकतंत्र भी अपने आप में राजतंत्र है। जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति को आम जनता इस उम्मीद पर 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठा देती है कि ये मेरा भला करेंगे, वही व्यक्ति लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र का सहारा लेने लगता है। क्योंकि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क कब बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के टाइम तक अपना दूसरा रूप में रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका एटीट्यूड दूसरा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्गों ने ये बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब निर्देशित लोकतंत्र होना चाहिए। जिस मुखिया, जिस विधायक, जिस सांसद के हम चुनाव करके आम शासन व्यवस्था में लाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देने की जरूरत है। क्योंकि कई लोग ऐसे चुनाव में आ जाते हैं, अनपढ़ लोग आ जाते हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो आखिर क्या करना है, तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण में ही डिसाइड होगा ना। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से शुरुआत करते हैं। अब एक चीज और फिर से रिमाइंड कीजिए कि इतिहास के अध्ययन का मतलब 2 है। पहला निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन, और दूसरा परिवर्तन जो हो रहा है तीव्र गति से हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, अब आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरू से आते हैं प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक माना जाता है कि जब से इतिहास की शुरुआत हुई, करीब करीब इसका टाइमिंग 10,000 BC स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री टू स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री। अलग अलग हम इसलिए डेट यहां क्लियर नहीं लिख रहे हैं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अनुसार अलग है, लुसेंट के अनुसार अलग है, और कई किताब पढ़ेंगे तो अलग है, यूनू के मटेरियल के अनुसार अलग है। तो इसीलिए मैं एक मोटे कॉन्सेप्ट के तौर पर लिख देता हूं कि स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री टू 10,000 BC। स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री, जब से इतिहास की शुरुआत हुई उससे लेकर 10,000 BC तक का जो टाइम है प्रागैतिहासिक का टाइम माना जाता है। इस टाइम में आता है नवपाषाण काल। इसके बाद 10,000 BC से लेकर 10,000 BC से लेकर 1500 BC तक का टाइम है, आज ऐतिहासिक हो गया। इसका एक उदाहरण हमने दिया आदि ऐतिहासिक की पहचान के लिए कि आदि ऐतिहासिक का उदाहरण सबसे अच्छा है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी फिर इसके बाद ऐतिहासिक का मतलब होगा कि 1500 BC से लेकर 21वीं सेंचुरी तक। आदि ऐतिहासिक का मतलब हो गया 1500 BC से लेकर 21वीं सेंचुरी तक का जो टाइमिंग है उसे ऐतिहासिक बोला जाता है। अब आइए इसी चीज में हम लोग निरंतरता और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब हो गया स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री टू 10,000 BC। 10,000 BC से 1500 BC तक का जो टाइम है आदि ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक का मतलब हो गया 1500 BC से लेकर 21वीं सेंचुरी। अब एक पिछला बार ही हम डिफिनेशन इस वीडियो में बता चुके हैं, फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप मेरी क्लास को नहीं समझ पाएंगे। या तो आप हम में दोस्त देखेंगे, नहीं तो आप अपने आप में दोस्त देखेंगे। इसके बाद होगा क्या, बोलेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं है। अब देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक का मतलब हो गया कि मनुष्य ने गतिविधियां की, लेकिन उसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक का मतलब हो गया कि लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन इतिहासकार पढ़ने में समर्थ नहीं है। जब इतिहासकार पढ़ने में समर्थ नहीं है तो आम जनता कितना समझेगा। क्या आप BA में कितना भी पढ़ लें, MA में कितना पढ़ लें, PhD तक पढ़ लें, जब इतिहास में इतिहासकार ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतिहासकार समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। यहाँ तक कि हड़प्पा का जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। जब इतिहासकार को ही नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या समझ में आएगा।
तो आज ऐतिहासिक का मतलब हो गया कि मनुष्य की गतिविधियां की गई हैं, लेकिन कोई उसका जो उपलब्ध डाटा है, प्रमाण है, उसको इतिहासकार पढ़ नहीं पा रहे, समर्थ नहीं, क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक का मतलब हो गया कि मनुष्य की जो गतिविधियां जो की गई हैं वो पढ़ने में इतिहासकार समर्थ भी हैं और आसानी से पाठक तक पहुंचाने में अपनी बात को समर्थ है। और इस बात यहाँ आज का वीडियो यहीं पर रोक कर फिर इसी वीडियो को आगे ले चलेंगे। तो कल का वीडियो में इसी का आगे का पार्ट मिलेगा। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मतलब शेयर करें, लाइक करें।